शौकत अजीज़ सिद्दीकी पाकिस्तान की अदालती तारीख का एक अनोखा और मुनफरिद किरदार हैं। इनकी तरफ से ऐसे मौके पर जहाद का परचम बुलंद किया गया जब इनको पता था कि मेरी आखिर आ सकती है। उन्होंने कहा कि मुझे कुछ जर्नैलों की तरफ से, कुछ फ़ौजियों की तरफ से मुलाकात के दौरान मेरे घर आए, मुझे मजबूर किया गया कि मियां नवाज शरीफ को सज़ा देनी है। मैंने कहा क्यों सज़ा देनी है, मुझ पर दबाव डाला गया। उन्होंने कहा कि देखें फ़ैसले कहाँ पे होते हैं। एक मौके पर उनकी तरफ से तकरीर की गई, ये शायद इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार थी या फिर रावलपिंडी बार थी। वहाँ पे गए, इनकी तरफ से सारा कच्चा चट्टा खोल के रख दिया गया कि किस तरह से फ़ौज फैसलों पर असरअंदाज होती है। उन्होंने उन दिनों में नाम तो नहीं लिए थे, लेकिन सारे इशारे फैज़ हमीद की तरफ थे। इनकी तरफ से कहा गया कि मुझे कहा गया है कि हमने 2 साल मेहनत की है, इसलिए नवाज शरीफ की ज़मानत नहीं होनी चाहिए। इनकी ऐसी चीज़ों को देख के पूरी दुनिया शर्मसार रह गई। ख़ुसूसी तौर पर जो अदालतों से वाबस्ता लोग थे, उनकी तरफ से कहा गया कि इतनी दिलेरी, इतनी जुर्रत, और ये फ़ौज के ख़िलाफ़ बंदा खड़ा हो गया है। इनके ख़िलाफ़ फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस जाता है, इनको घर भिजवा दिया जाता है। कहा जाता है कि इन्होंने कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी की है, और फिर पासा बदल जाता है। काजी फाइसा साहब आ जाते हैं, वो इनको पूरा रिलीफ दे देते हैं, दोबारा इनका केस खुलता है। ना सिर्फ ये कि मुराआत वापस की जाती हैं, बल्कि एक अदारे का इनको हेड भी लगा दिया जाता है। नेशनल इंडस्ट्रियल रिलेशन कमीशन का इनको चेयरमैन लगा दिया जाता है। और इन पर फिर अचानक से यकता खुलता है कि कुछ लोग ये कहते हैं कि आपको कंपनसेट किया गया है, तो इनकी तरफ से इस्तीफा दे दिया गया। इन्होंने 1 साल तक नौकरी की, 1 साल के बाद इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। तो नाज़रीन, जैसे ही इन्होंने ये सीट संभाली थी, जैसे चेयरमैन बने थे, 2-3 महीने के बाद ऐसी खबरें आ गईं कि इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। लेकिन फिर इनको किसी ने कान में शायद जाके बता दिया कि जनाब आप पेंशन के तो ज़रा अहल हो जाएं, या फिर मराहत के तो ज़रा अहल हो जाएं। फिर इनकी तरफ से अपने इस्तीफ़े को डिले कर दिया गया, और कल उनकी तरफ से कहा गया कि मुझे किसी ने यह कन्वे किया है कि कंपनसेशन के तौर पर आपको ये ओहदा दिया गया है, तो मैंने ओहदा छोड़ दिया। और इनकी तरफ से वहाँ पे तकरीर करते हुए ये भी कहा गया, जिस तरह से कहा जाता है आ तुझको बताता हूँ तकदीर उमम क्या है। इन्होंने कहा कि मैं आपको बताऊंगा कि एस्टेब्लिशमेंट का टाउट कौन होता है। इन्होंने वादा किया था कि टाउट के बारे में बताऊंगा, हो सकता है कि आइंदा बता दें। लेकिन अपनी तकरीर के दौरान जो 10 मिनट की 15 मिनट की इनकी तकरीर थी, और ये कहीं उस अदारे के अंदर नहीं बल्कि किसी होटल में हुई, और इनके किसी दोस्त की तरफ से यह तकरीर बर्पा की गई थी, जिसमें बहुत से लोग आए और उन्होंने कहा कि यहाँ पे जो वकला आ गए हैं, यहाँ पे जो स्टाफ आ गया है जिनका मैं हेड रहा हूँ, तो इससे ये जाहिर होता है कि मैं कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करता। किस तरह से उन्होंने कहा, ज़रा मुलाहिज़ा कीजिए। इसके अलावा भी उन्होंने जो बातें की हैं वो भी आपके सामने रखते हैं। पहले ये सुन लीजिए, वो किस तरह कह रहे हैं कि मैं कंप्रोमाइज़ होकर फैसले नहीं करता था, क्योंकि यहाँ भी NIRC ये ऐसा इदारा है, इसमें भी जज के चेयरमैन फ़राइज़ अंजाम देता है, और वहाँ पे वकला भी होते हैं, और वहाँ पे रजिस्ट्रार भी होता है, दीगर अमला भी होता है। उसके हवाले से भी उन्होंने बातें की हैं। पहले सुनिए कि वो क्या कहते हैं। और NIRC के स्टाफ की शिरकत इस बात की गमाजी है कि मेरा दामन आलूदा नहीं हुआ। आप यहाँ लय उठाने वाले तालियां बजा रहे हैं, सुनिए आगे भी। मेरा कोई फैसला बतौर चेयरमैन NIRC आपके सामने हल्फन कहता हूं, किसी अदर कंसिडरेशन का नतीजा नहीं था। उन्होंने कहा कि मैंने जितने फैसले किए हैं मैंने अपनी मर्जी से किए हैं, और किसी की कोई कंसिडरेशन, किसी का कोई इस पर दबाव इस हवाले से नहीं था। इस तरह से मैंने फैसले किए हैं। उन्होंने अपने इस्तीफे की वजह बयान की कि लोगों की तरफ से, कुछ लोगों की तरफ से कहा, बल्कि वो कहते हैं कि मुझे कन्वे किया गया है कि आपको कंपनसेट किया गया है, इसलिए मैंने इस्तीफा दे दिया। इसके साथ साथ उन्होंने एक तो इस्तीफा दिया, दूसरा उन्होंने अपनी वसीयत भी कर दी। उन्होंने अपनी तकरीर के दौरान ही कहा कि मैं वसीयत कर रहा हूँ। आप सुन लीजिए कि किस तरह से वो वसीयत की बात कर रहे हैं। वसीयत कब की जाती है आपको पता है, मुझे पता है, पूरी दुनिया को पता है कि उन्होंने कहा कि मैं वसीयत कर रहा हूँ। क्या वसीयत करते हैं ये भी ज़रा सुन लीजिए। ज़रा सुनिए कि शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब किस तरह से वसीयत की बात करते हैं और किस तरह से अपने आप को धोखा देने की बात करते हैं। वो है जो इंसान अपने आप को देता है, अपने आप, मेरी आप सबको एक ही मैसेज है
एक ही वसीयत है, एक ही मशवरा है और एक ही दुआ है कि अपने आप को धोखा देना बंद कर दीजिए। वमा अलैना इल्लल बलाग। जी, तो आखिर में उन्होंने कहा कि मेरी ये आपको वसीयत है, मेरा ये आपको मशवरा है कि अपने आप को धोखा देना बंद कर दीजिए। अब चलते हैं उनके मज़ीद जो कुछ उन्होंने इशारात फरमाए उसकी तरफ। उनकी तरफ से एक मौके पर यह भी कहा गया कि मैं अपने दिमाग से नहीं सोचता। कहाँ से सोचते हैं? गिट्टों से सोचते हैं, गोडों से सोचते हैं, कहाँ से सोचते हैं? उन्होंने कहा कि मैं दिल से सोचता हूँ। एक जज कैसे अपने दिमाग से नहीं सोचता, वो दिल से सोचता है। दिल से सोचना कुछ और है, दिमाग से सोचना कुछ और है। दिमाग के ज़रिए फैसले किए जाते हैं गैर जानबदार होके, लेकिन दिल के ज़रिए गैर जानबदार होके फैसले नहीं किए जाते, बल्कि वो किसी का पासा लेकर, किसी की साइड लेकर ही फैसले किए जाते हैं। उन्होंने साथ ये भी कहा कि मेरे साथ जिसने जो कुछ किया, जो ज़्यादती की, जो जुल्म किया, जो मेरे साथ किया गया, वो कहते हैं मेरे साथ जुल्म करने वाले आज कहाँ पे बैठे हुए। उनका इशारा था जनरल फैज़ हमीद की तरफ, और फैज़ हमीद साहब आज कहाँ पे हैं। उन्होंने मतीउल्लाह जान के हवाले से भी कहा कि ये लोग व्यूज़ लेने के लिए ऐसा कुछ करते हैं। जैसे ही शौकत अजीज सिद्दीकी साहब का ये प्रोग्राम सामने आता है, उनकी ये वीडियो चल जाती है, तो इस पर असद तूर की तरफ से एक वीला किया जाता है। वो कहते हैं कि इनकी तरफ से ये धमकी दी गई है, सहाफ़ियों को धमकी दी गई है, मतीउल्लाह जान को धमकी दी गई है कि देखें इस बंदे ने मेरे साथ जो कुछ किया था इसका क्या बना है, तुम्हारा भी यही हाल होगा, तुम्हारा भी यही हशर होगा। ये तो असद तूर की एक राय हो सकती है, एक सोच हो सकती है। बहरहाल उनकी तरफ से ये कहा गया कि देखें इसके साथ क्या हुआ पड़ा। वो फैज़ हमीद की तरफ इशारा कर रहे थे। तो इस हवाले से असद तूर की तरफ से ये भी कहा गया कि इनके घर एक सिर्फ DGC फैज़ हमीद साहब नहीं जाया करते थे। इनकी अदालत में या इनके साथ इनकी मुलाकातें नहीं थीं, बल्कि सेक्टर कमांडर उन दिनों ISI जो थे वो भी इनके घर जाया करते थे। वो भी इनको कंप्रोमाइज़ करने की कोशिश किया करते थे, वो भी इनके साथ मुलाकातें किया करते थे, वो भी इनको प्रेशराइज किया करते थे। असद तूर की तरफ से कहा गया कि वो आज भी ISI में एक आला ओहदे पर मौजूद हैं। वो कहते हैं कि अगर इनमें इतनी जुर्रत है, इतनी इनमें ताकत है, इतनी इनमें बहादुरी है, इतने ये हो गए हैं कि किसी का भी नाम ले सकते हैं, जैसा इन्होंने फैज़ हमीद के हवाले से कहा है, तो उसका भी ये नाम लेके दिखाएं। ऐसा सवाल ही पैदा नहीं होता कि उनका नाम ये ले जाएंगे। ये बंदा कंप्रोमाइज़ होने वाला है, इनकी तरफ से कहा गया। और उन्होंने अंसार अब्बासी साहब को भी नाई सहाफ़ती नाई का दर्जा दिया, और उन्होंने अंसार अब्बासी साहब को भी अपने इस विलाग में असद तूर की मैं बात कर रहा हूँ कि उनको उन्होंने सहाफ़ती नाई का भी नाम दिया। असद तूर की तरफ से ये भी कहा गया है कि ये तो ये भी चाहते थे कि इनको फेडरल कोर्ट का जज बना दिया जाए, और इनकी ये भी ख्वाहिश थी कि इनको चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना दिया जाए। अंसार अब्बासी के हवाले से असद तूर की तरफ से ये कहा गया था कि ये किस तरह के सहाफ़ती नाई अपने बेटे से ये एक खबर करवाते हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह को और जस्टिस फलां को इतनी ज़्यादा मराद दी गई हैं, करोड़ों रुपए उनको पेंशन की मद में या मराद की मद में दिए जा रहे हैं। वो कहते हैं कि इनके बारे में भी बताएं, इनका बेटा बताए कि इनको कितने करोड़ रुपए मिले हैं। जब इनको काजी फाइज़ साहब की तरफ से इनकी सज़ा ख़त्म कर दी गई, जिस तरह से इनको निकाला गया था, वो सारा मामला ख़त्म करके इनकी सारी मराआत बहाल कर दी गई थी। तो अपनी तकरीर में शौकत अजीज सिद्दीकी साहब की तरफ से एक अमजद साहब का नाम लिया गया, वो रजिस्ट्रार हैं। कहा गया कि ये मैं इस अदारे को एक बड़ा हीरा दे के जा रहा हूँ, जिस तरह से ये काम करें, जिस तरह से इनकी कारकर्दगी है। बाकी भी अमले का उनकी तरफ से नाम लिया गया, उनकी भी तारीफ़ें की गई। अरबाब अमजद को उन्होंने कहा कि ये रजिस्ट्रार हैं और ये एक हीरा है। इसके साथ साथ अपनी तकरीर में उनकी तरफ से जुगतें भी मारी गई। उन्होंने कहा जो यहाँ पे शुरका हैं उनके लिए मैं खुशहाल की मुअन्नस की दुआ करता हूँ। खुशहाल की मुअन्नस का उन्होंने कहा कि उसकी मुअन्नस खुशहाली होती है, इसकी मैं दुआ करता हूँ। और वहाँ पे बैठे लोगों की तरफ से इस पर तालियां बजाई गई, खुशी का इजहार किया गया। और इसके साथ साथ इनकी तरफ से ये भी कहा गया कि मेरे साथ मुलाकात की गई। आज़म नज़ीर तारड़ साहब की तरफ से वज़ीर कानून हैं, उन्होंने कहा कि NIRC की चेयरमैनशिप आपके लिए मौजूद है, उस पर आप आ जाएं। वो कहते हैं कि मैंने इनकार कर दिया कि नहीं, मुझे ये ओहदा नहीं चाहिए। हो सकता है कि इनकी तरफ से इसलिए इनकार किया गया हो कि इस ओहदे को उन्होंने अपने शायान शान ना समझा हो। इनकी तरफ से कहा
گیا ہو کہ مجھے کوئی اور عہدہ چاہیے، لیکن انہوں نے اپنی تقریر میں کہا کہ میں یہ عہدہ نہیں لینا چاہتا تھا، مجھے عہدوں کی ضرورت نہیں ہے، میں ایمانداری سے دیانتداری سے کام کرتا رہا ہوں ذمہ داری سمجھ کر۔ وہ کہتے ہیں کہ وزیر قانون کی طرف سے مجھے دوبارہ آفر کی گئی، میں نے انکار کر دیا، جبکہ وہ کہتے ہیں کہ تیسری مرتبہ پھر مجھے کہا گیا تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو یہ عہدہ لے لینا چاہیے کیونکہ یہ ثواب کا کام ہے۔ کیا کام ہے؟ ثواب کا کام ہے۔ اور جناب شوکت عزیز صدیقی صاحب کی طرف سے یہ عہدہ قبول کر لیا گیا کار ثواب سمجھ کر، اور پھر انہوں نے ثواب کا اپنے سر کے اوپر رکھا ہوا ٹوکرا زور سے اٹھایا اور اٹھا کے نیچے پھینک دیا۔ اگر یہ کار ثواب واقعی ہوتا تو اس عہدے پر یہ برقرار رہتے۔ اپنی کارکردگی بتاتے ہوئے وہ کیا کہتے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ NIRC کے مستعفی چیئرمین جسٹ ریٹائرڈ شوکت عزیز صدیقی نے سپریم کورٹ بار کے نائب صدر کی جانب سے اپنے اعزاز میں منعقد کیے گئے الوداعی ریفرنس سے خطاب میں کہا کہ وفاقی وزیر قانون نے نومبر 2024 میں رابطہ کر کے چیئرمین NIRC کی ذمہ داری سنبھالنے کو کہا۔ 4 دسمبر 2024 کو چارج سنبھالا تو اس وقت ادارے کو بند کرنے کا دباؤ بڑھ رہا تھا۔ اس وقت NIRC میں زیر التوا کیسز کی تعداد 5380 تھی۔ 31 دسمبر 2025 تک 5261 کیسز نپٹائے گئے، جبکہ اس سال کے دوران 5522 نئے کیسز بھی دائر ہوئے، جس کی وجہ لوگوں کا اس ادارے پر اعتماد بڑھنا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ لوگوں کا خیال ہے کہ شوکت صدیقی نے اچانک استعفیٰ کیوں دے دیا۔ میں اپنے دل سے فیصلے کرتا ہوں، دماغ سے نہیں۔ مجھے تقریر ہمیشہ بڑی مہنگی پڑتی ہے۔ وہ عہدوں کے پیچھے بھاگنے والے نہیں۔ NIRC کی چیئرمین شپ چیلنج سمجھ کر قبول کی، لیکن جس دن یہ باور کرایا گیا کہ چیئرمین شپ بطور کمپنسیشن دی گئی ہے تو اسی لمحے استعفیٰ دے دیا، کیونکہ مجھے کوئی فیور نہیں چاہیے۔ انہوں نے حال میں موجود صحافی اور یوٹیوبر مطیع اللہ جان کو مخاطب کر کے کہا کہ وہ بعض باتوں پر یک طرفہ کلاس لیتے ہیں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ وہ اور میں آمنے سامنے بیٹھ کر بات کریں اور میں بتاؤں گا کہ اسٹیبلشمنٹ کا ٹاؤٹ کون ہے، لیکن انہوں نے بتایا نہیں، ہو سکتا ہے کہ مطیع اللہ جان کے کان میں انہوں نے بتا دیا ہو۔ تو ناظرین اس کے ساتھ اجازت دیجیے اور ان کے لیے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی دے، کیونکہ انہوں نے اپنی طرف سے لوگوں کو وصیت کر دی ہے۔ اللہ حافظ۔